हेलो गाइस, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ GDSS। आज हम बात करेंगे एस्केप सीक्वेंस के बारे में। एस्केप सीक्वेंस जिसे हम बैकस्लैश कांस्टेंट से भी जानते हैं। अब ये जो बैकस्लैश कांस्टेंट है, इनका एक्चुअल में कैसे वर्क किया जाता है, एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हमने एक मेन फंक्शन बनाया, ये वाला मेन फंक्शन है। और ये जो ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, इसे हम आउटपुट स्क्रीन कंसिडर करेंगे। अब इस आउटपुट स्क्रीन में 1 2 3 4 5 ये आउटपुट है। ओके, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का काम क्या होता है? इस आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करना। लेकिन क्लियर स्क्रीन जब कंपाइलर रीड करेगा तो उसे उसका मीनिंग समझ में नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ उसका मीनिंग स्टोर्ड है conio.h। तो हमने यहाँ पे पहले लिख दिया #include conio.h। अब जैसे ही conio.h लिख देंगे, वैसे ही क्लियर स्क्रीन का मीनिंग उसे समझ में आ जाएगा और वो इस आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देगा, क्लीन कर देगा। अब हमने नेक्स्ट लाइन में printf यूज करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे stdio.h लिख दिया है। अब लिख दिया हमने printf का मीनिंग स्टोर होता है stdio.h, और printf में हमने लिखा है hello GDSS। अच्छा, अब hello GDSS मतलब आउटपुट स्क्रीन पे ये मैसेज हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया hello GDSS। ओके, यहां तक तो हमने पहले भी सीख लिया था। अब हमने लगा दिया गेट से, जिसका काम होता है आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखना। तो इस प्रोग्राम में हमने क्लियर स्क्रीन और गेट से एज की एक रिवीजन भी ले लिया। और इस प्रोग्राम के बाद जितने भी प्रोग्राम हम सीखेंगे, उसमें हम क्लियर स्क्रीन, गेट से एज और conio.h का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जितने भी मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स है उनमें हम इन सब का यूज नहीं करते। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हमने लिखा है printf1। अब printf जो कि एक फंक्शन है और उसका मीनिंग stdio में, तो हमने यहाँ पे लिखा दिया stdio.h। आउटपुट स्क्रीन पे आ गया 1। अब हमने लिख दिया printf2, तो आउटपुट स्क्रीन पे आ गया 2। अब आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यार 2 जो है वो न्यू लाइन पे लिखा है, अलग से printf में लिखा है, तो 2 न्यू लाइन पे आना चाहिए था। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में इस तरह से काम नहीं होता है। जैसे ही printf1 लिखा, उसके बाजू में जगह है, उसी के बाजू में वो नया स्टेटमेंट ज्वाइन कर देता है। अगर आपको इसे न्यू लाइन पे लाना है तो आपको एस्केप सीक्वेंस या बैकस्लैश कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। एस्केप सीक्वेंस को ही हम बैकस्लैश कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये हम /n का यूज करेंगे। अब /n का मीनिंग होता है स्लैश जो है वो बैक है, इसलिए हम इसे बोलते हैं बैकस्लैश कांस्टेंट। मतलब बैकस्लैश लगा कि अगर आप कोई कैरेक्टर देते हो और उसका मीनिंग कंपाइलर को पहले से पता है, तो उसे हम बोलेंगे बैकस्लैश कांस्टेंट। जैसे ही कंपाइलर /n देखता है तो उसे इमीडिएटली समझ में आ जाता है कि इन्हें न्यू लाइन पे कंटेंट लिखना है। न्यू लाइन का स्पेलिंग n से स्टार्ट होता है, इसलिए /n लिखते हैं, या /n भी बोल सकते हो। तो इस प्रोग्राम में हमने printf1 लिखा है, तो stdio.h लिखेंगे। अब आउटपुट स्क्रीन पे 1 आ गया आपका। नेक्स्ट लाइन पे 2 लिखने से पहले, वो रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया है, वैसे आप कलर चेंज वगैरह नहीं होता है। जैसे ही ये लाइन कंपाइलर रीड करेगा तो उसे सबसे पहले दिखेगा /n, मतलब वो कर्सर को यहां से नीचे शिफ्ट कर देगा और फिर 2 प्रिंट करेगा। तो समझ में आ रहा है व्हाट इज बैकस्लैश कांस्टेंट? बैकस्लैश कांस्टेंट तो कई होते हैं, /n होता है, /t होता है, /a होता है, /r होता है, /b होता है, कई सारे ब्लैक्स। लेकिन हम आज सिर्फ बेसिक जो है /n और /t के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे नेक्स्ट हम आगे ट्यूटोरियल चलते जाएंगे, उस तरह से हम बाकी बैकस्लैश कांस्टेंट का भी स्टडी करेंगे। और एक प्रोग्राम लिया है हमने जिसमें हमने लिखा है 1/n, तो printf वाली लाइन चली, तो इसका मीनिंग stdio में, इसलिए stdio.h लिख दिया। अब कंपाइलर रीड करेगा तो सबसे पहले आउटपुट स्क्रीन पे लिख देगा 1। अब /n लिखा है, /n का मीनिंग होता है न्यू लाइन, तो ये अब जो भी लिखेगा वो न्यू लाइन पे लिखेगा। लास्ट प्रोग्राम में हमने
नीचे वाली लाइन के स्टार्टिंग में स्लैश एन लिखा था, मतलब यहाँ पे स्लैश एन लिखा था, तो आप यहाँ पे लिखे या फिर यहाँ पे लिखे, बोथ आर सेम। तो 1 के बाद जितना भी कंटेंट आएगा वो न्यू लाइन पे जाएगा, और फिर जब 2 दिखेगा तो 2 वो न्यू लाइन पे शिफ्ट कर देगा। अब इसका और एक एग्जांपल है हमारे पास स्लैश एन का, जिसमें हमने लिखा है प्रिंट एफ स्टेटमेंट देखते ही कंपाइलर को stdio.h की जरूरत पड़ेगी। अब printf 1 के वजह से वो 1 लिखेगा, स्लैश एन के वजह से कर्सर को न्यू लाइन पे शिफ्ट करेगा और अब 2 प्रिंट कर देगा। ओके, अब इसी तरह से एक और बैकस्लैश कांस्टेंट होता है जिसका मीनिंग है स्लैश टी। आपने जो कीबोर्ड देखा है उसमें एक टैब की होती है, और टैब का काम क्या होता है, आपका जो कर्सर है वो 5 ब्लैंक स्पेसेस छोड़ देता है, मतलब 5 घर आगे चला जाता है। स्पेस बार से एक ही घर जाता है, और स्लैश टी से यानी कि टैब का जो बटन है उससे 5 घर आगे चला जाता है। ओके, तो जिसे मैंने लिखा printf1, कंपाइलर को printf का मीनिंग पता नहीं इसलिए stdio.h लेगा, अब 1 लिखेगा। अब न्यू लाइन पे जो लिखा है अपने printf/t, इससे वो क्या करेगा, 5 घर ब्लैंक स्पेस देगा इस तरह से, और आगे वाला जो भी कंटेंट है वो इन ब्लैंक स्पेसेस के आगे लिखेगा, यानी कि 2 यहां पे लिखेगा। तो 1, 5 ब्लैंक स्पेसेस एंड देन 2। तो स्लैश टी जो कि टैब के लिए यूज होता है, आप ब्लैंक 5 बार स्पेस भी दे सकते थे, यहाँ पे 1, 1, 2, 3, 4, 5 ब्लैंक स्पेसेस दिया फिर 2 लिखा, लेकिन वो कोडिंग में इतना अच्छा या अट्रैक्टिव नहीं दिखता, और उसमें आपको कई सारे स्पेस देने होते हैं। जैसे मुझे 20 टाइम स्पेस चाहिए तो मैं स्लैश टी 4 बार लिखना मुझे कई आसान है, या फिर मैं 20 टाइम्स काउंट करते बैठूंगा 1, 2, 3, 4, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट और ऑड भी हो जाएगा। इसी तरह से और एक प्रोग्राम लिया हमने, ठीक है। अब ये प्रोग्राम में 1 लिखा है, स्लैश टी की वजह से 5 घर स्पेस आएंगे और फिर 2 आएगा। ये स्लैश टी आप 2 के पहले भी लिख सकते थे या इसके बीच में भी लिख सकते हैं। अब इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, printf 1/t 2 यानी कि 1 आएगा और फिर 5 घर स्पेस देके 2 आएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब इसके आगे आपको और एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करके सीरीज होगी, वो सीरीज में जाना है आपको, ठीक है। और वो सीरीज की पहली एक्सरसाइज देखनी, अभी तक के जितने वीडियो हुए वो उन सारे वीडियो की एक्सरसाइज वीडियो वो होगी। थैंक यू सो मच।